जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 76। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हम डिफरेंट सिचुएशन। अब जो हमारे इस कोड ऑफ एथिक्स के बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं 4-5, इन सारे लेक्चर्स में हमारा तरीकाकार क्या होगा, हम एक एक करके डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को प्रैक्टिस में फेस करना पड़ती हैं, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि हर सिचुएशन में कैसे कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है। यानी हर सिचुएशन में देखेंगे हम कि इसमें थ्रेट्स कौन से हैं, इसमें प्रिंसिपल कौन से फैक्ट होते हैं, इवैल्यूएशन किन फैक्टर्स की बेस पे होगी, और सेफगार्ड्स यानी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे। तो अब जो बाकी का कोड ऑफ एथिक्स है हमारा, वो बेसिकली जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में सीखा उसकी एप्लीकेशन है डिफरेंट सिचुएशन में। क्या है बाकी का कोड ऑफ एथिक्स? जो कुछ हमने पहले 2 लेक्चर में सीखा उसकी एप्लीकेशन है डिफरेंट सिचुएशंस में। 1 बाय 1 हर सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको गिवन सिचुएशन बताऊंगा कोई भी, फिर आपने डिस्कस करना है कि इस सिचुएशन में थ्रेट क्या इन्वॉल्व होंगे, प्रिंसिपल कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, फिर वैल्यूएशन फैक्टर्स, वैल्यूएशन, और फिर उसके बाद सेफगार्ड। यानी थ्रेट्स, वैल्यूएशन, सेफगार्ड, थ्रेट्स, वैल्यूएशन, सेफगार्ड। हर सिचुएशन में क्या थ्रेट्स, वैल्यूएशन, सेफगार्ड। हाँ, थ्रेट के साथ आपको पता है कि जो प्रिंसिपल इफेक्टेड है वो भी हमने इंक्लूड करने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है हमारी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ये सिचुएशन क्या हो सकती है, पहले मैं सिचुएशन आपको बता दूं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ऑडिट फर्म या किसी टीम मेंबर, फर्म या किसी टीम मेंबर का क्लाइंट कंपनी या उसके किसी एम्प्लॉय के साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। फिर से इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ऑडिट फर्म या किसी भी टीम मेंबर का क्लाइंट या उसके किसी भी एम्प्लॉय से फाइनेंशियल कोई पैसों का लेन देन, पैसों के मामलात हो, यह फाइनेंशियल। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है शेयर्स होल्ड करना। अगर हमारे किसी टीम मेंबर के पास शेयर्स हैं उस क्लाइंट कंपनी के जिसका ऑडिट कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे बताइए सिचुएशन आपके सामने क्या उसने एग्जाम में दे दी। सिचुएशन उसने ये दे दी कि हमारे मैनेजर है। अच्छा, एक चीज भूल गया मैं, वो क्या कि अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट फर्म का हो या टीम मेंबर, या आगे एक और भी आए, टीम मेंबर के किसी रिलेटिव का, टीम मेंबर के किसी रिलेटिव का भी इंटरेस्ट हो तो भी थ्रेट। मुझे बताइए, अगर शेयर डायरेक्ट मैनेजर के पास नहीं, स्पाउस ऑफ मैनेजर के पास है, फिर थ्रेट राइज होता है कि नहीं? फिर भी थ्रेट राइज। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, फर्म, टीम मेंबर या रिश्तेदार, इनमें से किसी का क्लाइंट, एम्प्लॉय या उसके रिश्तेदार के साथ इंटरेस्ट हो। भाई रिश्तेदार दोनों तरफों कवर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कि रिश्तेदारों को अलग कर दे, रिश्तेदारों की वजह से थ्रेट राइज नहीं होता, क्या होता है? रिश्तेदारों की वजह से थ्रेट राइज होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स की जितनी भी सिचुएशन है इनमें रिश्तेदार भी कवर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो बताइए, अगर हमारे किसी टीम मेंबर के रिलेटिव ने शेयर्स खरीदे हुए हैं क्लाइंट कंपनी के जिसका ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या कोई थ्रेट राइज होता है? यस, ये वाली सिचुएशन है फाइनेंस। अगर इस तरह की सिचुएशन एग्जाम में आएगी तो फिर आप क्या डिस्कस करेंगे? आप लिखेंगे कि ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट का, यानी क्लाइंट ने या हमारे किसी टीम मेंबर या उसके रिश्तेदार ने क्लाइंट में शेयर्स जो खरीदे हैं, इससे कौन सा थ्रेट राइज होता है? अच्छा, ड्राफ्टिंग बता रहा हूं, साथ साथ ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। आपने थ्रेट हेडिंग देनी है, थ्रेट, फैक्टर्स वैल्यूएटिंग थ्रेट और सेफगार्ड।
थ्रेट के साथ ही फैक्टेड प्रिंसिपल भी लिखना। आपको पता है फैक्टेड प्रिंसिपल ना थ्रेट का हिस्सा है कि थ्रेट किस प्रिंसिपल को अफेक्ट कर रहे हैं, इसको हम एक ही समझते हैं, मतलब इंटर रिलेटेड। आप चाहे तो 4 हेडिंग बना लें, थ्रेट की अलग, फैक्टेड प्रिंसिपल की अलग, फैक्टर्स वैल्यूएटिंग थ्रेट या सेफगार्ड, ठीक है। लेकिन आईकैप के सॉल्यूशन में उसने फैक्टेड प्रिंसिपल की अलग हेडिंग नहीं दी, उसने क्या किया, हाँ थ्रेट के साथ ही लिख दिया, वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। आप चाहे तो 3 हेडिंग बना ले, ऐसे कर ले, वो भी एक्सेप्ट, चाहे तो 4 कर ले। 4 कैसे, थ्रेट अलग, फैक्टेड प्रिंसिपल अलग, फैक्टर्स अलग, सेफगार्ड अलग। अच्छा, ड्राफ्टिंग का असूल समझे, आपने ये नहीं लिखना डायरेक्टली थ्रेट में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, बस एक्सप्लेन करना है। पहले आपने एक्सप्लेन करना है उसे कि कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो रहा है, फिर एक्सप्लेन करना है क्यों हो रहा है। यानी आप ये नहीं लिखेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, नंबर नहीं देगा ज्यादा, आप क्या लिखेंगे, होल्डिंग शेयर्स इन ऑडिट क्लाइंट बाय स्पाउस ऑफ मैनेजर क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये क्या किया आपने भला, सिचुएशन नहीं एक्सप्लेन अभी नहीं किया, ना 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 ना, थ्रेट को सिचुएशन से रिलेट किया, थ्रेट को सिचुएशन से रिलेट किया, या यूं कह ले कि पार्शियल एक्सप्लेनेशन है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या किया हमने, कैसे हमने लिखा, होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय स्पाउस ऑफ मैनेजर क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब आगे एक्सप्लेनेशन, ये सिचुएशन के साथ रिलेट हुआ, क्या, ऑडिटर्स वेल्थ बिकम्स लिंक्ड टू क्लाइंट रिजल्ट एंड हिज प्रोफेशनल जजमेंट में बी बाइस्ड। यानी इसमें क्या लिखा आपने कि अब जैसे जैसे क्लाइंट का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे ऑडिटर की वेल्थ भी बढ़ती जाएगी। तो ऑडिटर चाहेगा क्लाइंट के प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ये है एक्सप्लेनेशन। भी समझ रहे हैं, तरीकाकार समझ रहे हैं। तो क्या सिर्फ थ्रेट में डायरेक्ट थ्रेट लिख देंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, या कि पहले उसे सिचुएशन के साथ लिंक करना है और फिर एक्सप्लेन करना है क्यों। पहले लिंक करना है, लिंक करने का मतलब क्या है, यूं कहना कि सिर्फ अगर वो क्लाइंट कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो तो मैं इतना लिख दूं थ्रेट में, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्या लिखूं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑडिट क्लाइंट विल क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आगे एक्सप्लेनेशन क्या होगी, बिकॉज when subsequently auditor checks these financial statements he might be unwilling to identify errors, क्योंकि उसने खुद काम किया है ना भाई, यही बनता है प्रिपरेशन फाइनेंशियल। तो थ्रेट को कैसे लिखना है आपने, पहले सिचुएशन के साथ लिंक कर दें ताकि उसे पता चले मैं वो किताब वाला रट्टा नहीं लिख रहा, केस स्टडी सॉल्व कर रहा हूं, फिर एक्सप्लेनेशन दे कि क्यों इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। इफेक्टेड प्रिंसिपल वो आपको बताइए, ठीक है, क्या इसमें अराइज होगा, ऑब्जेक्टिविटी। अगर कुछ भी समझना है तो कौन सा प्रिंसिपल, वो तो है ही है, बाकी डिपेंड करता है, समटाइम कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर हो, अगर हमें किसी केस स्टडी में पता चले कि भैया इसमें ऑडिट टीम फारग है तो प्रोफेशनल कंप्यूटेंस एंड ड्यू केयर होगा। अगर पता चले ऑडिट टीम ने कोई ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए था, प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। अगर क्लाइंट के किसी गलत काम के साथ मिल गए, इंटेग्रिटी। तो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट होगा। लेकिन जब कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो क्या तीर तुक्का चलाना है, लेकिन पहले कोशिश करनी है एक फाइन जजमेंट अप्लाई करें इस सिचुएशन पे कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा बाद में। क्लियर, इसमें कौन सा वाला प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, क्यों ऑब्जेक्टिविटी, डायरेक्टर कैन नॉट रिमेन इम्पार्शियल व्हेन हिज फाइनेंस डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। ओके, कोई प्रॉब्लम। फैक्टर्स क्या होंगे आपके ख्याल में,
फैक्टर्स कौन से होंगे जिन पे सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट इफेक्ट करेगी, बताए। शेयर की परसेंटेज कितनी है, हाँ, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इस इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, इतना लिख दे काफी है कि सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, अमाउंट ऑफ लोन, जो भी है उस पर डिपेंड करती है। अगर मार्क्स ज्यादा हो तो फर्दर एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, क्या, इफ अमाउंट इज हाई सिग्निफिकेंस विल बी हाई, इफ अमाउंट इज लो सिग्निफिकेंस विल बी लो। अगर मार्क्स ज्यादा हो तो ये एक्सप्लेनेशन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अमूमी तौर पे फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करते। ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स में फैक्टर्स को बताया तो गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन अगर आई क्या फर्ज कीजिए अनयूजुअली हाई मार्क्स दे देता है कि भैया मुझे थ्रेड्स और फैक्टर्स बताओ, 10 नंबर दे दिए सिचुएशन के, तो फिर थ्रेड को तो एक्सप्लेन करना ही करना है, प्रिंसिपल बताना है, क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स को भी सिर्फ हेडिंग नहीं, फैक्टर नहीं बताना, आगे एक्सप्लेन भी करना है कब हाई होगा कब लो होगा। ओके, चलिए ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो गया इस सिचुएशन में, क्योंकि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर्स है, शेयर्स, अगर शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो बताइए किसने होल्ड किए हुए हैं, यानी जिस इंडिविजुअल ने होल्ड किए हैं फर्म के अंदर उसकी पोजीशन क्या है। अगेन सिर्फ पोजीशन की बात कर दे काफी है, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो तो फिर क्या लिखेंगे, करें इफ पोजीशन इज हाई, फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट पार्टनर, देन थ्रेट इज हाई, इफ पोजीशन इज लो, बात समझ आई। और अगर किसी रिश्तेदार ने शेयर्स लिए हो तो एक और फैक्टर भी आ जाएगा, क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, इफ देयर इज क्लोज रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप होता है इमीडिएट फैमिली मेंबर है, कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर का स्पाउस, चिल्ड्रन वगैरह, तो उसमें थ्रेट हाई होगा। और अगर वो कोई क्लोज रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है तो सही, बचपन का दोस्त, रिश्तेदार, कोई क्लोज रिलेटिव। क्लियर। कोड ऑफ एथिक्स 3 टर्म्स यूज करता है, इमीडिएट फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव। इमीडिएट फैमिली मेंबर होता है स्पाउस और माइनर चाइल्ड, इमीडिएट फैमिली मेंबर। क्लोज फैमिली मेंबर होता है बहन भाई वालिदैन और अडल्ट चाइल्ड, ये क्लोज फैमिली मेंबर है। और क्लोज रिलेटिव है बाकी के सारे रिश्तेदार जो हमारी जान पहचान के लोग हैं। तो अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर होगा थ्रेट हाई, अगर क्लोज रिलेटिव है, या आप जनरल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि रिलेशनशिप इज क्लोज, थ्रेट विल बी हाई, इफ रिलेशनशिप इज डिस्टेंट, थ्रेट विल बी लो। भाई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही सिस्टमैटिकली आपने आंसर करना है, सिचुएशन मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ आपकी ड्राफ्टिंग के किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो आपने सीखना है। फिर क्या, सेफगार्ड, जो कि अमूमी तौर पे पहले क्वेश्चन में पूछा करता था, अब नहीं पूछता। सेफगार्ड्स क्या हैं, जरा पढ़ के देखे, समझ आती है क्या है जी। नोटिफिकेशन, टीम मेंबर मस्ट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, ठीक है जी। और आप वादा करें, ये नहीं लिखेंगे लाइन, ये नोटिफिकेशन टू द फर्म, यानी द टीम मेंबर मस्ट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, टीम मेंबर वादा करे, ये लाइन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रटे वाली लाइन है। एग्जाम में उसने कहा होगा ऑडिट मैनेजर नुमान, कंपनी का नाम बताया होगा स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड, तो आपने इस जनरल स्टेटमेंट को नहीं लिखना, नाम से लिखना है, नाम से लिखना है, नाम से लिखना है। ठीक है, भाई का नाम क्या है, क्या रे भाई, मुबीन भाई। एक स्टेटमेंट मैं ये दे रहा हूं, ए लड़के बात सुन, एक है
मुबीन भाई बात सुन, दोनों में फर्क है। साइकोलॉजिकली जब मैं मुबीन भाई किसी का भी नाम लेना तो एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है इसके साथ, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये लड़के कहेगा सर को पता ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं पता, सर मुझे जानते ही नहीं है, इसका मतलब है कि सर को ये भी नहीं पता होगा, पता है मैं स्टूडेंट भी होगा नहीं सर का, ये ऐसे ही है। मुबीन से इसके ज़हन में आएगा, अच्छा सर को मेरा पता है, सर मुझे नोट करते हैं, सर मेरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होंगे, तो मुझे टेस्ट भी देना चाहिए, सर को अगर मेरा नाम पता है ना तो मेरी हरकतें भी हो सकता है पता हो। ओ हल्का सा आता है इम्पैक्ट क्या नहीं आता? तो किसी को नाम लेके बुलाएं और बगैर नाम के बुलाएं, इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है? यही चीज उसने आपकी एग्जाम में टेस्ट करनी है। ड्राफ्टिंग का असूल समझे, कोड ऑफ एथिक्स मुश्किल नहीं है, बस इसकी ड्राफ्टिंग के असूल ज़हन में रखने हैं जो कि आसान है, ठीक है। तो ये लाइन नहीं लिखनी, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? मिस्टर असलम ब्रैकेट में द ऑडिट मैनेजर should disclose his shareholding in ABC company to the audit firm। ये लिखना है। क्या ये लिखे मेंबर मस्ट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट? मेंबर ऐसे नहीं लिखना, उसे सजा संवार के सामने रखना है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन काउंट करती है कि नहीं करती? डिस्पोज दूसरा सेफगार्ड पहला बता दिया, अगला सेफगार्ड क्या है? डिस्पोजल ऑफ इंटरेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द एंगेजमेंट। क्या कह रहा है भला? बता तो दिया, क्या बता देना काफी है? क्या अब उसको डिस्पोज भी करना है, खत्म भी करना है उसको, उस इंटरेस्ट को खत्म करना चाहिए। अब वादा करें मेरे साथ कि एग्जाम में ये लाइन नहीं लिखेंगे, वादा करें ये लाइन क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ क्योंकि ये तो रटे वाली लाइन है, ये तो याद करने के लिए है। केस स्टडी के अंदर तो स्पेसिफाई करेंगे। क्या स्पेसिफाई करेंगे आप? कि मिस्टर असलम शुड डिस्पोज ऑफ शेयर होल्डिंग बिफोर ज्वाइनिंग एंगेजमेंट। नाम लिखे पार्टी का, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बजाय बताएं कौन सा इंटरेस्ट है, शेयर्स लिए हैं कि लोन लिया है कि इकट्ठे मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, क्या है फाइनेंस वो बताएं। क्लियर? फिर रिमूवल ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर फ्रॉम द ऑडिट। अगर मेंबर कहता है नहीं नहीं मेरे को ये इन्वेस्टमेंट बहुत प्यारी है, मैं इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज नहीं करूंगा, तो फिर हम उसको डिस्पोज कर देंगे। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कैसे डिस्पोज? उसकी बोरी बना देंगे, क्या करें? हाँ उसे टीम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो डिपेंड करता है थ्रेट के लिहाज से। एक होता है कि उस टीम मेंबर को एंगेजमेंट से ही रिमूव कर दें, यानी उसे रोटेट करके किसी और जगह भेज दें। एक तरीका होता है वो टीम में शामिल रहे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके काम को रीस्ट्रक्चर कर दें। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो रिस्क ओवरऑल एंगेजमेंट पे हो तो फिर हम उसे कहते हैं भाई रिमूव हो जाए तो बेहतर है। अगर वो सिर्फ एरिया पे हो, किसी सिचुएशन में जैसे उसका रिलेटिव है तो वो सिर्फ अकाउंट वो इन्वेंट्री में है, तो फिर अब उसको रीस्ट्रक्चर वाली बात भी लिख सकते हैं। यहां पे बेहतर यही है कि रिमूव, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि हर एरिया में कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो, किसी भी एरिया में अगर एक्सपेंस कम हो गए, इनकम ज्यादा होगी तो उसको फायदा ही पहुंचेगा। इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ टीम्स मेंबर। अच्छा मुझे बताएं, अगर इस टीम मेंबर को रिमूव कर भी दिया, रिमूव कर, तो इसने जो पहले ऑलरेडी फर्स्ट करें थोड़ा बहुत काम किया हुआ है प्लानिंग स्टेज पे या परफॉर्मेंस पे, उसको भी फेंक देना चाहिए कि उसको चेक कर लेना चाहिए। अगर काम ठीक किया है तो रिटेन कर लें, ठीक नहीं किया तो फिर डिस्पोज करे काम। क्या करना चाहिए? रिव्यू कर लेना चाहिए। तो एंड में वही बता रहा है। यहां पे वो मुख्तलिफ सेंटेंस यूज करता है, कभी कहता है इंगेज इन एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू वर्क डन, कभी कहेगा कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कभी कहेगा इंटरनल क्वालिटी एक्सटर्नल। एक ही मतलब है सबका कि भैया जो काम किया है उसने चेक कर लो कि उसमें कोई उसने फेवर तो नहीं दी क्लाइंट को। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ठीक अप्लाई की थी। क्लियर? ये है जी सेफगार्ड। कुछ समझ आया?
तो मुझे बताइए एग्जाम में जो कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी होगी आप उसकी कितनी हेडिंग्स लिखेंगे? 3। ओके, पहली हेडिंग कौन सी? थ्रेट। दूसरे फैक्टर्स सिग्निफिकेंस के, फिर सेफगार्ड। थ्रेट में बताइए किस चीज का ध्यान रखना है ड्राफ्टिंग करते हुए? थ्रेट को पहले सिचुएशन से रिलेट करना है, फिर एक्सप्लेन करना है। और अगर उसने क्वेश्चन में प्रिंसिपल बोला है बताओ, प्रिंसिपल फैक्टर भी बताएंगे। वो कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है, डिपेंड करता है। ज्यादातर कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है जी। थ्रेट में किस चीज का ध्यान रखना है? ड्राफ्टिंग में सिचुएशन के साथ लिंक करना है, फिर बताना है कि क्यों गड़बड़ है। और फैक्टर्स में किस चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे कि नहीं देंगे? फैक्टर्स की मार्क्स पर ज्यादा मार्क्स है तो एक्सप्लेनेशन दे, कम मार्क्स है तो सिर्फ फैक्टर्स के नाम लिख दे कि डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द फर्म, डिपेंड करता है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाई लो ना करें, अगर मार्क्स ज्यादा है तो हाई लो भी कर दें। सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्टर में सिर्फ फैक्टर लिख दें कि हाई लो भी बताएं। मार्क्स ज्यादा है तो हाई लो बताएं, ना सिर्फ फैक्टर भी लिख दे तो चलता है। ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स में उसने सिर्फ फैक्टर्स बताए हैं, हाई लो नहीं किया। तीसरी चीज क्या बताने है? सेफगार्ड। और आपने वादा करना है मेरे भाई, वादा करे कि जो सेफगार्ड लिखे हुए हैं किताब में ये नहीं लिखने। ये ना हो स्टूडेंट की तरह के सर एज इट इज छाप दिया, क्या किया? बहुत अच्छा पेपर हुआ, एज इट इज यही लिख दिया। उसको पता ही नहीं चलेगा ये रटे वाला सवाल है, बल्कि वो कहेगा रटे वाला, ये केस स्टडी नहीं की, क्या किया है? रटे वाला सवाल किया, रटे वाला सवाल किया। ठीक है, बाजार में जा रहे हो फिर वही मिसाल बार बार, इसलिए कि कंसेप्ट बिल्ड करना है। पीछे से बात, ए लड़के बात सुन, शायद आप तवज्जो भी ना करें, लेकिन अगर नाम लेके बुलाएगा, रुक के देखेंगे ना, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की यूज करनी है ताकि एग्जामिनर रुक के देखे, पसंद आए उसे। और अगर इसी तरह ये करते गए, क्या कहना चाहिए, रटे वाला टीम मेंबर, इंटरेस्ट, वो समझ आएगा इसको केस स्टडी नहीं करनी आती, नहीं पूरे नंबर देगा, आधे भी मुश्किल से देगा। तो पक्की बात, वादा करे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज छापा नहीं मारेंगे। हाँ, एज इट इज छापा, उसको बताना है भैया ये केस स्टडी है। एंड वाली ये बात रहने दे, ये छोड़ दे, ये ऊपर कवर हो गई है, ये बात लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम टिप्स पढ़ते होते हैं कि नहीं पढ़ते होते? काम की होती है कि नहीं होती? ये इस दफा हमने ऐड की है, काम की है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये काम की है, इसे कंटिन्यू होना चाहिए नेक्स्ट एडिशन? कितनों का ख्याल है कोई इतने ज्यादा काम हो ना हो एक बराबर है? ओके चले ठीक है। और क्या ये जो चीट शीट होती है ये भी काम की होती है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है काम की कंटिन्यू होनी चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है एक बराबर है, दे ना दे? ओके 3 है स्टूडेंट, कोई बात, 4 है, ओके कोई बात। चले लोन्स, अगली सेशन भैया, चलें अगली सेशन में। लोन्स एंड गारंटी, वैसे उसमें गारंटी भी लिखा हुआ है लेकिन फोकस लोन पे करना आपने। लोन क्या, अच्छा अब आप बताएं आगे चले बगैर इसमें क्या होता होगा इस सिचुएशन में? अच्छा, ऑडिट टीम मेंबर ने क्लाइंट से लोन लिया, 99.9% यही होगा। लेकिन फर्ज करें क्लाइंट बहुत ही गरीब है और ऑडिट फर्म बहुत ही अमीर है, तो शायद ये भी हो फर्म ने भी लोन लिया, हालांकि ना होने के बराबर, मैं मानता हूं ना होने के बराबर चांस है, लेकिन मैं भी पॉसिबिलिटी कह रहा है। थ्रेट कौन सा राइज होगा? लोन्स एंड गारंटी बिटवीन एन ऑडिटर और हिज फर्म। ऑडिटर से मुराद टीम मेंबर, ऑडिटर से मुराद क्या है? टीम मेंबर। कंपनीज एक्ट टर्म यूज करता है ऑडिटर और कोड ऑफ एथिक्स टर्म यूज करता है टीम मेंबर। ठीक है, तो यहां पे बेहतर था टीम मेंबर, ऑडिटर को काट के लिख ले टीम मेंबर, समझते हैं ना? जो टीम ऑडिट करने के लिए जाती है उसमें कौन कौन होता है आपको पता है? टीम के अंदर एक होता है एंगेजमेंट पार्टनर, फिर होता है मैनेजर, फिर होती है टीम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की, आप लोगों की है,
25,000 वाले मजदूर, सॉरी, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे शाबाश, क्या करेंगे इतने पैसों का? रहने दे, कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, छोड़ो छोड़ो। एक बात बताओ, देखिए आप लोग ये समझ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिसको आप सही समझ रहे हैं ना, दूसरा पर्सन भी वही बात करे, तो आप उसको समझते हैं सही। लेकिन हो सकता है दूसरे पर्सन का वो पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, ठीक है? तो मैंने कौन सा आपसे कोई वोट लेने हैं कि मैं आपके दिल की बात करूं? मैं पर्सनली पता है क्या समझता हूं, असल मसला ट्रेनी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड का नहीं है। ये मसला है, छोटा मसला है। बड़ा मसला है वर्किंग एनवायरनमेंट का, बड़ा मसला है ट्रेनिंग में क्या कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग का। बड़ा मसला है टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, बिला वजह की लेट सेटिंग नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल वे में टीम मेंबर्स को एक दूसरे से डील करना सिखाना चाहिए। एक बंदे के ऊपर 2-2, 3-3 लोगों का काम नहीं। अगर आपका स्टाइपेंड डबल भी कर दें, आपके ऊपर काम 4 बंदों का डाल दें कि भाई आप रात को जाने नहीं है, 2-2 बजे तक बैठे हुए हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं है, नहीं है। अब वो चूंकि ये चीजें आपके सामने, मतलब आप अभी उससे गुजरे नहीं है, जब क्वालिफिकेशन हो जाएंगी, जब आगे चलेंगे, फिर आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीजें अहम। असल मसला ये है कि अगर फर्म में स्टूडेंट की लर्निंग नहीं हो रही तो उसको ऑप्शन, ओपन ऑप्शन होनी चाहिए जिसको वो फ्रीली यूटिलाइज कर सके, कि वो स्विच कर सके दूसरे। इस प्रोसेस को मुश्किल ना बनाया जाए, थ्रेट ना किया जाए। बच्चे को, आपको पता नहीं है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, थ्रेट किया जाता है। बच्चे उस्ताद के पास ताल्लुक होता है ना, उस्ताद शागिर्द, हमारे पास आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक आप किसी भी 2-3 साल बड़ी उम्र का बच्चा, कोई 25, 28 साल, 27 साल का बच्चा उस्ताद के सामने बैठ के रोता होगा तो उस्ताद पे क्या गुजरती है। और इस वजह से नहीं रोया कि स्टाइपेंड नहीं मिल रहा या स्टाइपेंड कम है, इस वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इंसल्टिंग एटीट्यूड है, इंसल्ट, वो बाज़ मेंटली डिस्टर्ब सीख हो जाते हैं बच्चे। तो असल प्रॉब्लम समझे, असल प्रॉब्लम वो भी मसला है स्टाइपेंड का, लेकिन बड़ा मसला ये भी है, ठीक है? बहरहाल अब, लेकिन अगेन आपको पता है मोटिवेशन थ्योरी यही बताती है कि हर एक इंडिविजुअल का मोटिवेशनल फैक्टर डिफरेंट है। तो किसी का मोटिवेशन फैक्टर एक हो सकता है, किसी का दूसरा हो सकता है, किसी का फाइनेंस हो सकता है, किसी का अदर कंडीशन भी हो सकता है। हम इसको आर्गू नहीं करते, कोई अगर ये कहे कि ये ज्यादा अहम फैक्टर है उसको गलत नहीं कहते, हर एक का अपना अपना। ये बहरहाल मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था। वापिस आ जाए, किधर थे हम? टीम मेंबर। तो बताइए, लोन्स एंड गारंटी, कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। लोन एंड गारंटी बिटवीन टीम मेंबर और हिज फर्म एंड ऑडिट क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्यों भला? बिकॉज दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल डिपेंडेंस एक दूसरे के साथ अटैच हो गई, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अब अगर लोन लिया हुआ है हमने, बैंक से लोन लिया फर्म ने, तो फर्म फाइनेंशियली डिपेंडेंट है बैंक पे। छोटे होते हैं ना, वो किसी बहन भाई से कभी अगर कर्ज ले भी लिया हो, लोन ले भी लिया हो, है 500 रुपया, तो अगर उसकी मर्जी की बात नहीं करते थे तो क्या करता था? वापिस करो मेरे पैसे, वापिस करो, वापिस करो। और हमारी फैमिली में तो एक स्टेप आगे, जो इख्तलाफात होते हैं ना उससे भी आगे, वो 500 दे भी दो, कहता नहीं नहीं वो ही वापिस करो जो मैंने दिए थे। जब ज्यादा गुस्सा होता है ना तो फिर ये भी कहते हैं मुझे वही नोट दो जो मैंने दिया था। तो बैंक भी कह सकता है भाई क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, भाई मेरा लोन वापस करो। फिर अपने आप को क्या अंडर प्रेशर फील कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो गया, ठीक है? लेकिन याद रखें, आपने एज इट इज नहीं लिखना। क्या करना है कि इसके साथ लिंक करना है, फिर एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन आपके अपने अल्फाज में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इवन ये भी लिख सकते हैं कि बैंक रिकॉल कर सकता है अपने लोन की अमाउंट। यहां पे सिर्फ जेनेरिक के साथ लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस होगी। आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं क्या कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन काउंटिंग ट्रीटमेंट, बैंक जो है वो रिकॉल कर सकता है लोन की अमाउंट। फिर फैक्टेड प्रिंसिपल क्या आपको बताया? फैक्टेड प्रिंसिपल कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है? आइटम में हेजिटेट टू रिपोर्ट प्रॉब्लम दैट कुड इफेक्ट रीपेमेंट। कैसा मैं प्रॉब्लम रिपोर्ट करूं और बैंक रीपेमेंट के लिए कहते हैं।
फिर ने लोन फ्रॉम क्लाइंट, क्या थ्रेट राइज होगा? अच्छा ये दो सिचुएशन है, थ्रेट समझ आ गया? कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। डन। प्रिंसिपल कौन सा थ्रेट हुआ? लोन्स के केस में लोन है कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट। सिचुएशन से रिलेट कर देंगे। प्रिंसिपल कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी। अब आगे इसमें दो केसेस आगे, एक बड़ा केस कौन सा बोला? अगर फर्म ने बैंक क्लाइंट से लोन लिया, और दूसरा केस कौन सा है? क्लाइंट। बताइए ये पहले वाली हेडिंग है लोन फ्रॉम ए क्लाइंट, इसका क्या मतलब है? हम यानी फर्म ने लोन लिया, और लोन टू क्लाइंट का मतलब क्या है? हमने क्लाइंट को दिया। बताइए कौन सी सिचुएशन किसी हद तक नॉर्मल है? किस? लोन फ्रॉम क्लाइंट। कहता है अगर तो आपने बैंक से लोन लिया है और लोन की अमाउंट भी इममटीरियल है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। अगर बैंक से लोन लिया है और लोन की अमाउंट मटेरियल है, तो फिर एक चीज इंश्योर करनी है, क्या? कि वो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे हो, और एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को अपॉइंट कर ले जो चेक करे कि वाकई नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे है और हमने उसे कोई फेवर नहीं दी। बैंक से लोन, सबसे पहले आपने केस स्टडी में क्या देखना है कि लोन लिया है कि दिया है। लगभग 100% केस स्टडी में यही वाला केस होगा, लोन फ्रॉम क्लाइंट, फर्म ने क्लाइंट से लोन लिया होगा। यही पूछा है आपने आज तक, ये मुझे नहीं याद कि कभी पूछा हो ना कैफ में ना सीफ है। लोन फ्रॉम क्लाइंट, अगर क्लाइंट से लोन लिया है, दूसरी चीज क्या देखनी है आपने कि क्लाइंट बैंक है कि नॉन बैंक है। बैंक है तो सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल है, हाँ, क्योंकि सबको देता है, उसका रूटीन का काम। अगर बैंक से लोन लिया इममटीरियल है, कुछ भी नहीं करना। अगर बैंक से लोन लिया मटेरियल है, सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है, क्या? नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन पे हो, और इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को अपॉइंट करके उसे चेक करवा लें कि टर्म एंड कंडीशन नॉर्मल है और हमने कोई ऑडिट के दौरान में फेवर नहीं दी। डन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉन बैंक क्लाइंट। ये क्या है कि अगर आपने जिस क्लाइंट से लोन लिया है वो बैंक नहीं है, नॉन बैंक है, तो अगर तो लोन इममटीरियल है, इममटीरियल को आपको पता है हम वैसे इग्नोर कर देते हैं। इममटीरियल को तो कोड ऑफ एथिक्स में भी इग्नोर करते हैं, नॉर्मली भी इग्नोर कर ही देते हैं, नॉर्मल आर्ट में भी कोई एक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर मटेरियल है तो भैया ये गड़बड़ है। इसमें कह रहा भैया या तो स्ट्रिक्ट एक्शन है, यहां पे या तो लोन वापस कर दे, या जिस इंडिविजुअल ने लोन लिया है उसको टीम से निकाल दे, और अगर फर्म ने लोन लिया है तो फर्म में कर ले। यहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिया सवेर? इसकी निस्बत उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, टेक्सटाइल कंपनी से लोन है, उसका नॉर्मल बिजनेस नहीं है लोन देना। यहाँ पे तो कह सकते हैं सर जो बाकियों से सलूक किया वही हमसे किया, कौन सी फेवर दी है, और फिर हमने एक्स्ट्रा चेकिंग भी करवा लिया, इंडिपेंडेंट रिव्यू भी करवा लिया, और क्या चाहिए। लेकिन अगर नॉन बैंक से लोन है तो फिर डन जी। और अगर लोन क्लाइंट को दिया है, कह रहा इममटीरियल है, तो कोई इममटीरियल को हम नॉर्मल ऑडिट में भी इग्नोर कर देते हैं, यहां पे भी। और अगर मटेरियल है तो कह रहा भैया नहीं दे सकते, अगर दिया है तो एडजस्टमेंट करे, वापसी करे, बस आगे नहीं बात, क्योंकि ये भी अनयूजुअल ही है। इसमें भी, इसमें मुझे बताए इस वाले केस में ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन लगेगा कि ये वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि जैसे ये अनयूजुअल है ना, ये भी अनयूजुअल है कि ऑडिट, लेकिन ये यूजुअल है, इसमें थोड़ा हल्का रखा हाथ उसने। डन बस ये। अच्छा इसमें नोट करें, कोड ऑफ एथिक्स ने हमें इवैल्यूएशन के फैक्टर नहीं बताए, थ्रेट बताया, प्रिंसिपल बताया, डायरेक्ट सेफगार्ड बताया। अगर एग्जाम में उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन में अगर जिसने खुद ने ना बताए हो तो वो सिग्निफिकेंस के फैक्टर पूछेगा भी नहीं। फर्ज करें पूछ लिए तो बता सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस, अगर लोन वाला केस है, सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती? लोन की अमाउंट पे, शाबाश, और किसने लोन लिया, पोजीशन क्या है, शाबाश, इस पे, और टर्म्स एंड, सुबह यही सुनना चाह रहा था, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, फेवरेबल, इस पे। तो कोई मुश्किल तो नहीं है सिग्निफिकेंस के फैक्टर। ये अभी आप 2-3 केसेस और करेंगे ना, आपको लगेगा सर बस छोड़ दे, सिचुएशन कोई सी भी ले आए, हमें पता चल गया क्या करना।
कोशिश करें इसको कंसेप्चुअली समझे भी, ठीक है। कंसेप्चुअली समझेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और मैं चाहता ये हूं कि आप याद करने के बजाय इन सिचुएशन को अप्रोच समझे, स्ट्रक्चर समझे, आपने कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप खुद ही ज़हन में आ जाएंगे, थ्रेड्स क्या है और उससे, ठीक है। और बल्कि चले यार वो बाद में बताऊंगा कि ये भी लाजमी नहीं है कि अगर यहां पे एक थ्रेड लिखा है तो आप एक ही थ्रेड लिखें। अगर आपको लगे, हाँ एक आधा और थ्रेड भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपको पता है ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है। हमारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से असूल होता है कि अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन पूछ लेना जो किताब में दी हुई है, तो हमने अपनी जजमेंट के बजाय टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन यूज को दे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन दे दे जो किताब में या पास्ट पेपर में मौजूद है, तो फिर कोशिश क्या करनी चाहिए, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी आपको बताया मैंने, प्रैक्टिकली एक एरिया के लिए 50 प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं आप कोई से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में सिचुएशन आ जाए तो मैंने आपको क्या कहा, पहली कोशिश क्या करनी है कि बजाय प्योरली अपनी जजमेंट अप्लाई करें, पहले टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन जो किताब में मौजूद है वो दे। पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, फिर आप अपने जजमेंट के मुताबिक लिखें। आपसे नोटबुक करवाने का पर्पस ही यही था, क्या कि डिफरेंट सिचुएशन में टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करनी है, अगर जो सिचुएशन आपको पढ़ाई जा रही है, उम्मीद है इनमें से क्वेश्चन आएगा, इनमें से क्वेश्चन आया तो आपने कोशिश करनी है कि थ्रेट, फैक्टर्स और सेफगार्ड्स वही लिखें जो किताब में है। लेकिन अगर सिचुएशन किताब से हटके आ जाती है, जो लेस देन 20% चांस है कि हो सकता है, लेस देन 20, तो उस सूरत में फिर क्या करें आप, ठीक है। और मैं यही कोशिश करूं, आपने नोट किया होगा, बजाय ये कि मैं खुद एक्सप्लेन करूं, मैं हल्का सा पहले आपको इंकरेज करता हूं, भाई आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, फिर उसके बाद मैं खुद एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूं। नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चले। कोई मुश्किल तो नहीं है? हाँ, ये सारा कोड ऑफ एथिक्स मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, भाई इसका क्या मतलब है भला? हाँ, क्लाइंट में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ हमारे किसी ऑडिट टीम मेंबर का पर्सनल या फैमिली रिलेशनशिप है। फैमिली रिलेशनशिप का मतलब रिश्तेदार है, पर्सनल का मतलब कोई दोस्ती है। A close personal or family relationship between an audit team member and the client's director or staff creates 3 threats at once. कौन कौन से 3 threats? फेमिलियरिटी थ्रेड किस वजह? ये तो पक्का सबसे पहले रिश्तेदारी, फेमिलियरिटी नहीं होगा तो और कौन सा होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कैसे? एसी की ठंडी हवा तो हमें भी पहुंचेगी ना। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, पैसे तो घर में ही आएंगे ना, इसकी ये निस्बतन ज्यादा है, ये निस्बतन कम है, लेकिन है जरूर। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे? अगर ऑडिटर ने बात ना माने, क्लाइंट कहता है भैया आपके रिश्तेदार को हम उड़ाने लगे, मतलब इसको जॉब से निकालने लगे, ये इंटिमिडेशन हो सकती है जी। नहीं, फेमिलियरिटी तो होगा जब पॉजिटिव रिलेशन हो गए, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए फिर इंटिमिडेशन। वो एमडी वाली एग्जांपल याद नहीं है? उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट तो राइज होता ही होता है, समझ आती है। इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज हो सकता है? वो कहेगा भाई एंगेजमेंट तोड़ देता हूं, ये मैं तोड़ देता, अगर बात ना मानी तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हो सकता है। इवन एक और एग्जांपल है गिफ्ट वाली। गिफ्ट वाली में भी तीनों थ्रेट राइज होते हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट भी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी, इंटिमिडेशन भी। गिफ्ट वाले केस में आगे आएगा, साबित करें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों राइज होता है भला गिफ्ट के केस में? गिफ्ट वैल्यूएबल आइटम होती है, कोई गिफ्ट वैल्यूएबल। सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी थ्रेट क्यों राइज होता है? हाँ, तोहफा देने से क्या बढ़ता है भला? फेमिलियरिटी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे? अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स की एग्जांपल बता रहा हूं, कोड ऑफ एथिक्स ओरिजिनल कोड। इंटिमिडेशन थ्रेट से कैसे, इंटिमिडेशन थ्रेट गिफ्ट के केस में कैसे राइज होता है? कहता है अगर जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है वो इसका रिकॉर्ड रख ले, जैसे कि वीडियो बना ली,
और पब्लिक को डिस्क्लोज करने की धमकी दे जिससे आपकी फर्म की रेपुटेशन इफेक्ट होगी, तो अब वही गिफ्ट जो अमूमी तौर पे फेमिलियरिटी थ्रेट होता है, वही गिफ्ट जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ना था, अब उसी गिफ्ट से नफरत बढ़ेगी। क्यों बोला? हम कहेंगे वो कौन सा वक्त था जब इससे गिफ्ट ले लिया, इसने तो रिकॉर्ड ही रख लिया, अब ये सारी दुनिया को बताता फिरेगा। तो बताइए इंटिमिडेशन थ्रेट आया कि नहीं आया? तो रिश्तेदार हमारा है नॉर्मल हालात में फेमिलियरिटी थ्रेट, लेकिन अगर क्लाइंट कहे बात नहीं मानी तो इसकी प्रमोशन नहीं होगी, इसकी प्रमोशन नहीं होगी, इसको जॉब से निकाल देंगे, तो वो क्या होगा? इंटिमिडेशन है। और अगर क्लाइंट कहे कि सर अगर बात मान ली तो इसको प्रमोट करके डायरेक्टर बना देंगे इस एम्प्लॉय को, फेमिलियरिटी थ्रेट। तो बात समझ आ रही है? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में 3 थ्रेट अराइज हो रहे हैं, कौन कौन से? फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन। डन? आगे चलते हैं। अच्छा, गैस करें इसकी सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन उस रिलेटिव की क्लाइंट में क्या है, हमारी फर्म में क्या है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। और सेफगार्ड्स क्या होंगे? उस पर्सन को टीम से रिमूव कर दे, ये भी ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिचेंज कर दे, ये भी ठीक है। उसके काम का इंडिपेंडेंट रिव्यू कर लें, ये भी ठीक है। आइए जरा देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए क्या वही बातें कर रहा है कि नहीं, जरा पढ़ के मुझे बताएं। डन? तो अब आपको ये फीलिंग आ रही है कि भाई कोड ऑफ एथिक्स तो ऐसा है कि आपने पहले वाले 2 लेक्चर समझ लिए ना, अब सिर्फ उनकी एप्लीकेशन ही है। अब अगर आगे कुछ भी ना पढ़े ना, तो फिर भी आप ये तीनों चीजें बता सकते हैं कि किसी गिवन सिचुएशन में थ्रेट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सेफगार्ड क्या है। देखिए ये आप ही ने बताए ना, तो देखिए लगभग मोर देन 80% मैच करते हैं, बल्कि सारी मेरा हाल मैच करते हैं, सारी मैच करते हैं। आगे चले, नेक्स्ट, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ पर्सोनल। ये है आज किस लिए आखिरी आज? तो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा लेक्चर, करेंगे क्या? थोड़ा रिलैक्स ना कर ले, थोड़ा ब्रेक ब्रू कर ले। ये आखिरी है? अच्छा इसके बाद शाबाश शाबाश। चले आखिरी, चले फिर किताब बंद कर दे, फिर किताब बंद कर दे, किताब बंद कर दे। मुझे बताइए लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है भला? लंबे ताल्लुकात के गहरे ताल्लुकात, गहरे ताल्लुकात पीछे पड़ चुके हैं, ये लंबे ताल्लुकात, गहरे नहीं। लॉन्ग एसोसिएशन, लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या है? अगर एक रेलिवेंट टीम मेंबर एक लंबे अरसे तक, यानी 3 साल से भी ज्यादा, 4 साल, 5 साल, 6, मैनी ईयर्स तक, कितने सालों तक? मैनी ईयर तक, या 4 साल या 5 साल या 6, 7, 8, 10 साल। एक केस स्टडी में तो जज्बाती होकर 20 साल कह दिया कि एक एंगेजमेंट पार्टनर 20 साल तक एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है। तो बताइए लॉन्ग एसोसिएशन अगर किसी के साथ जितना ज्यादा वक्त गुजारे, इंसान है ना, सोशल एनिमल सुना होगा, वो कोई बिल्ली कुत्ता भी हो ना, उसके साथ चंद दिन तो एक एसोसिएशन हो जाती है। इंसान है ना, जानदार, उसके साथ एसोसिएशन हो जाते हैं। तो इंसानों के साथ अगर वक्त गुजारा हो तो क्या उनके साथ एसोसिएशन नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। यह है लॉन्ग एसोसिएशन। कौन सा थ्रेट राइज होता है भला लॉन्ग एसोसिएशन से? फेमिलियरिटी थ्रेट, हेलो है वाकफियत होगी। और फिर जितना पुराना ताल, वो बंदे ने अपने ना प्लानिंग में पैसे भी एडजस्ट कर ले, भाई ये पैसे तो कंफर्म हमें आने ही आने हैं, ये क्लाइंट तो हमारा इतना पुराना क्लाइंट है, इससे तो पैसे हमें आने ही आने हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो उस्ताद की उनके साथ कोई लॉन्ग एसोसिएशन नहीं होती,
वो बड़े पढ़ने वाले लायक बच्चे होते हैं, उस्ताद की उनके साथ लॉन्ग एसोसिएशन नहीं होती। आते हैं, एक बैच पढ़ते हैं, मेहनत करके टेस्ट देते हैं, उसी में पास होके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो दूसरे बैच में भी आते हैं, तीसरे बैच में भी आते हैं, उसमें क्या होता है फिर लॉन्ग एसोसिएशन। एक तो वो थोड़ा सा टीचर के साथ हेलो है उनकी बढ़ जाती है, टीचर भी थोड़ा उनके साथ ज्यादा जरा शफकत फरमाता है, ठीक है। और दूसरा, हाँ पैसे, दादा भाई इससे पैसे पक्के आने ही आने हैं। तो बताइए क्या फेमिलियरिटी थ्रेट तो राइज हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तो हमारा पक्का क्लाइंट है। ये कौन है? पक्का क्लाइंट है, ठीक है। ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये तो मुफ्त के पैसे हैं, मुफ्त के पैसे हर सेशन, ठीक है। हाँ जी, तो लॉन्ग एसोसिएशन से कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट हो, क्योंकि फर्म का पक्का ग्राहक लगा, मतलब थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज वर्ड में ले हैं कि क्लाइंट है, क्योंकि परमानेंट क्लाइंट है जिससे परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है। थ्रेट, ओके। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी बताइए? टाइम ड्यूरेशन, जितना टाइम ऑन पीरियड ज्यादा है थ्रेट ज्यादा। पोजीशन, अगर इंडिविजुअल है, जैसे पार्टनर ही 20 साल से ऑडिट कर रहा है, सिग्निफिकेंस आई। पोजीशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है इस पे, और पोजीशन क्या है इस पे डिपेंड करेगा। और मैनेजमेंट के साथ क्लोजनेस कितनी हेलो है, कितनी हेलो है मैनेजमेंट के साथ, इस पे डिपेंड कर। जितनी क्लोजनेस ज्यादा होगी उतना ही थ्रेट। हमारे कंपनी का लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट था, उस लिस्टेड क्लाइंट में एक समझ लीजिए कि एक डायरेक्टर लेवल का बंदा था, लगभग। तो हमारी फर्म में जो मैनेजर थे वो उनके बैचमेट थे दोनों, ठीक है। अभी आपको एक चीज का एहसास नहीं है, आप एक दूसरे के साथ कभी अच्छा सलूक करते हैं, कभी गड़बड़, कभी लड़ाई झगड़ा थोड़ा है, कभी एक, और आपको पता नहीं, आप में से ही कुछ लोगों ने आगे चल के ऑडिट फर्म को ज्वाइन करना है और आप में से ही कुछ लोगों ने इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। तो आप ही फ्यूचर के ऑडिटर भी हैं और आप में ही फ्यूचर के क्लाइंट भी हैं। यानी लगभग समझिए अगर 100 लोग पर्सन यहाँ पे है ना, तो 50 तो ऐसे होंगे कि जो साइड में हो जाएंगे, स्लो करेंगे। 50% के करीब ऐसे होंगे जो अगले तकरीबन 6 महीने से लेके साल के अंदर क्वालिफाई करके ट्रेनिंग, और अगले 7 से 8 साल में आप लोगों में से ही आधे लोग क्लाइंट की पोजीशन पे होंगे और आप लोगों में से ही आधे लोग समझिए कि आईटी की पोजीशन पे होंगे, ठीक है। उस वक्त फिर आप जो है वो जब ऑडिट करने के लिए आएंगे तो आपस में गपशप भी होगी, हेलो हाय भी होगी। तो हमारे जो मैनेजर थे उनका और क्लाइंट में डायरेक्टर लेवल का एक बंदा था, क्लोज टू डायरेक्टर, उनका क्या था, आपस में बैचमेट थे। तो हेलो हाय जब कभी मिलते थे वो किसी दूसरे शहर, मतलब समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल समझिए कि इस्लामाबाद में ऑफिस था, तो वो कभी कभार प्लान करते थे कि जरा सैर करने के लिए, और बाजू का तो फैमिली ट्रिप्स भी प्लान कर रहे होते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्लोजनेस विद मैनेजमेंट ऑडिटर की ज्यादा है, यह है लॉन्ग एसोसिएशन। और वो क्लाइंट भी प्रोफर्म का पुराना था, तो ये लॉन्ग एसोसिएशन के केस है, यह है क्लोजनेस विद मैनेजमेंट ज्यादा होना, इस पे डिपेंड कर। डन जी। अच्छा बताइए, तो इसमें फिर सेफगार्ड्स क्या क्या होंगे? सेफगार्ड्स क्या क्या होंगे? वो जो मेंबर है जिसको कितने ही अरसे से टीम का हिस्सा, उसको आराम दिलाएं। शाबाश शाबाश यार, उसके भैया आराम, उसे टीम से बाहर निकाल दो, है खिलाड़ी को आराम का मौका देते हैं ना, इसको भी आराम का मौका दीजिए, कम से कम 1-2 साल तो दे मौका। इसको रिमूव कर दें एंगेजमेंट टीम से। और क्या करें? हाँ डिपेंड करता है, जूनियर लेवल का है तो उसको रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करना ज्यादा बेहतर है टीम से, क्योंकि काफी अरसा हो गया। और टीम के अंदर रिकॉर्ड रखा जाए कि कौन सा पर्सन कितने अरसे तक किस टीम का ऑडिट कर रहा है। ये देखे, अगर पर्सनल रिलेशनशिप हो ना, वो कोड ऑफ एथिक्स ने उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी लगाई है कि वो बताए कि सर ये मेरा रिश्तेदार है। लेकिन लॉन्ग एसोसिएशन ये फर्म की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड रखे। यहां पे लिखी हुई है ये बात, इसने यहां पर कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है कि फर्म जो है वो रिकॉर्ड रखे इस चीज का कि किस पर्सन को कितना अरसा एंगेजमेंट में हो गया है, टाइम ऑन पीरियड का रिकॉर्ड रखा जाए।
फर्म को टाइम और पीरियड का रखा। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रखा जा सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर क्या है, रोटेट या रिमूव एक ही बात है, लेकिन रिमूव या रीस्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये ज़हन में रखिएगा। रिमूव या रोटेट लिख दे, इसका मतलब एक ही है कि भैया इस एंगेजमेंट से निकाल के किसी दूसरे में भेज दो। रीस्ट्रक्चर का कंसेप्ट डिफरेंट है, वो क्या है, उसी एंगेजमेंट में किसी दूसरी पोजीशन में, ठीक है। उसी तरह ये दो अल्फाज है, अमूमी तौर पे इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर और कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर ऑफ द एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि अगर तो कोई जूनियर था तो जो उसका जूनियर की वजह से थ्रेट है तो सिर्फ उसी का काम चेक करो, उसने क्लाइंट को फेवर तो नहीं दी। लेकिन अगर थ्रेट हो पार्टनर लेवल पे फॉर एग्जांपल, तो फिर किसी एक आधे एरिया का रिव्यू करने से काम नहीं चलेगा, फिर पूरी एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल। तो ये है सिर्फ सेलेक्टेड एरिया का काम रीचेक करना। ये टर्म कब बोली जाती है, अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर या अपॉइंट एन एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू वर्क डन। सिर्फ सेलेक्टेड एरिया ये होता है जैसे सिर्फ हमारे किसी जूनियर टीम मेंबर की वजह से थ्रेट हो। लेकिन अगर थ्रेट ऐसा हो जो पूरी एंगेजमेंट पे है, वो किसी एक एरिया को इफेक्ट नहीं कर रहा, पूरी एंगेजमेंट को, तो फिर हम क्या बोलते हैं, QC या EQR, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, ठीक है। इसके साथ लिख रहे पॉइंट एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर टू रिव्यू वर्क डन, या ये भी लिख रहे, इतना भी लिखा रहने दो ठीक है, लेकिन ये है स्पेसिफिक वर्क का रिव्यू करना। फर्क समझ आ रहा है दोनों में, ये रिमूव और रीस्ट्रक्चर में फर्क समझ आ रहा है, डन। बाकी क्या भैया, लगे हाथों को डिस्कस कर ही ले। वैसे जो प्लान किया हुआ वो तो पूरा हो गया। अच्छा ये गिफ्ट वाला कर लिया था, गिफ्ट, अच्छा यकीन करें गिफ्ट ये निमट गया हुआ है, ये पहले भी एक दो दफा डिस्कस हो। अच्छा ये, अच्छा गिफ्ट अगर कोई नई चीज आई उधर ही छोड़ देंगे, एग्रीड, कोई नहीं। गिफ्ट में मुझे बताइए थ्रेट कौन से राइज होते हैं भला। अच्छा पहले बता रहा है कि गिफ्ट वगैरह वाली चीजें में इनको गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है खातिर मदारत करना, गिफ्ट का मतलब तोहफे देना, तोहफे या खातिर मदारत करें दोनों एक ही केस है। भाई खातिर मदारत पता है क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी के साथ लिखते हैं खातिर मदारत क्या होता है, वहां उसकी खातिर मदारत करना, इसी को खातिर मदारत कहते हैं। शाबाश, नहीं ठीक है। बाज़ का कुछ कंसेप्ट होता है टू इजी टू एक्सप्लेन, जो कंसेप्ट जितना इजी होता है ना उतना ही मुश्किल भी होता है, ठीक है। तो ये है इंड्यूसमेंट और बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव, और जैसे गिफ्ट दे दिए, एंटरटेनमेंट, उसे कहा सर आइए आपको सैर करवाएं, झील सैफुल मलूक की सैर करवाएं आपको, आइए जरा, ठीक है। डोनेशन दे दिया, सर आपके एनजीओ भी है, आपको ये ना समझे आपको रिश्वत दे रहा, नहीं, हम तो आपकी एनजीओ में डोनेशन डाल रहे हैं, ठीक है, आपको रिश्वत नहीं दे रहे, ये भाभी जी के लिए हीरो का तोहफा है। ऐसे केस स्टडी में बताएगा आपको। अपील्स टू लॉयल्टी, सर देखिए हमारा कितना गहरा ताल्लुक है, ठीक है, आप इस ताल्लुक को डिस्टर्ब ना कीजिए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जैसे एक्सपीडाइटेड डिलीवरी, सर आप हमसे चीजें लें, दूसरों को गाड़ी हम देते हैं 6 महीने में, आपको हम गाड़ी 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर कर देंगे। डिस्काउंट वाउचर, सर हमारा जो चीजें है ना वो आपके लिए उसी डिस्काउंट, जो मर्जी चीज खरीदे 30% डिस्काउंट पे आपके लिए। हम कहेंगे क्या बाकी लोगों को भी देते हैं, उन्होंने कहा सर बाकी लोग आप जैसे थोड़ी हैं, ये डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए है, ऑडिटर के लिए। थ्रेट राइज होता है क्या, वीआईपी पासेस, सर पीएसएल का फाइनल है, पीसीबी का ऑडिट करने के लिए आए हैं, आइए पीएसएल का फाइनल मैच देखते रहे, वीआईपी पास देंगे, आपको मिलता ही नहीं, आपको फ्री देंगे। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, गिफ्ट और खातिर मदार, और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, बड़ी कॉमन ये। अपील्स टू लॉयल्टी, ये इसको छोड़ दे, इसको समझने की कोशिश नहीं करना है, मैं समझाना नहीं चाहता। अपील्स टू लॉयल्टी का मतलब यूं समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया फेसबुक यूज करते हैं, मेरा भाई यूज करता है, मैं बस शाबाश, तो मुझे बताइए पिछले 1 हफ्ते में किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है आपको? कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं आई सर। तो जब ऑडिट टीम को ज्वाइन करे, क्लाइंट पे जाए और उसी दिन क्लाइंट की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के किसी टीम मेंबर की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है, वो थ्रेट है। कौन सा थ्रेट है?
हॉस्पिटैलिटी, समझ गए, अपीयरेंस टू लॉयल्टी, समझे, वो लॉयल्टी नहीं है। हाँ जी बात, चलिए थ्रेट, तो थ्रेट कौन से राइज होते हैं गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी के केस में? सेल्फ इंटरेस्ट किस वजह से? गिफ्ट को जहन में रखे, बताना है गिफ्ट को जहन में रखे भाई, वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं इस वजह से। और कौन सा? फैमिलियरिटी थ्रेट किस वजह से? तोहफा है, तोहफा, ताल्लुक मजबूत होता है। और इंटिमिडेशन थ्रेट किस वजह से? अगर चैट की हिस्ट्री एक्सपोर्ट करके रखी हुई है, आजकल केसेस भी मशहूर है कुछ। अफेक्टेड प्रिंसिपल कौन कौन से? अफेक्टेड प्रिंसिपल कौन कौन से? ऑब्जेक्टिविटी, और क्या? इंटेग्रिटी कैसे? हाँ, गिफ्ट ले लिया तो ऑब्जेक्टिविटी तो इफेक्ट हुई, क्योंकि गिफ्ट लिए हैं तो फेवर को रिटर्न भी करना पड़ेगी, कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है, क्लाइंट के गलत ट्रीटमेंट के साथ एग्री होना पड़ेगा। सेफगार्ड क्या है? एक्सेप्ट ही ना कर लिया तो वापस कर दे, नहीं पैसे, स्टाइपेंड ही थोड़ा सा है, क्या कैसे वापस करें? हाँ, रिमूव कर दें। और बाज़ औक़ात फर्म अपने फंड से वो गिफ्ट की अमाउंट वापस करती है और फिर ट्रेनी स्टूडेंट के स्टाइपेंड से कटवाती है, इसलिए ध्यान से जरा गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है जी। हाँ, ये प्रोफेशनल बिहेवियर भी आ सकता है, बिल्कुल, बल्कि मुझे लग रहा है इंटेग्रिटी की बजाय प्रोफेशनल बिहेवियर ज्यादा रेलिवेंट होगा। शाबाश शाबाश। लेकिन हमने कोशिश करनी है टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें जो थ्रेट्स लिखे गए, प्रिंसिपल लिखे गए हैं, वाई कैप के सोल्यूशन को सामने रखे, ठीक है। ये पॉइंट्स आई कैप की एक्सप्लेनेशन हमारी है, ये शब्द हमारे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है आई कैप, ओके। कह रहे ट्रिवियल इंड्यूसमेंट, छोटी मोटी, छोटा मोटा गिफ्ट, चाहे क्लाइंट ने पूछ लिया, क्या उसको भी ना कर दें? क्लाइंट ने डायरी दे दी, जो रमजान कार्ड दे दिया, रमजान कैलेंडर दे दिया, उसको भी ना कर दें? कि छोटे मोटे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? छोटा मोटा इजाजत, मेहरबानी, चाय के बगैर हम हमारे जैसे कैसे रहेंगे जिंदा चढ़? चाय पानी की इजाजत तो दे दें, कि पानी की बोतल भी ना लगवाएं, हम क्लाइंट से पानी भी ना पिए। हमारी एक सीनियर थी, मेरी दूसरी सीनियर थी, वो दूसरी एंगेजमेंट के, एक था हमारा इस्लामाबाद का क्लाइंट, मेरी पहली एंगेजमेंट लिस्टेड क्लाइंट था, दूसरे वो था एक ऑडिट था एनजीओ का। वो बेसिकली क्या करते हैं, लोगों से ज़कात कंडक्ट करके ना, तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे नीडी पर्सन तक, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, तो उसमें ज़कात आते थे। तो मैंने जो पहले क्लाइंट में गए थे ना, वो एक लिस्टेड क्लाइंट था, उसमें सीनियर हमें खूब याशी करवाता था। वो क्लाइंट पूछ लेता था, सर अब आज किधर जाना है, आज किधर जाना है, हम उसे बताते थे आज ये मंगवाई, खूब है। तो जूनियर था ना, मैं समझा शायद हर क्लाइंट पे ऐसे होता है। वो सीनियर उस क्लाइंट पे खाना भी नहीं खाती थी और पानी के लिए अपनी वाटर बोतल साथ लेके आती थी। तो 2-4 दफा दिन तो ऐसे गुजारा, किसी न किसी तरीके से कर लिया। तो फिर मैं पूछा कि जी हमें एंटाइटलमेंट होती है, तो आप उस एंटाइटलमेंट को यूज क्यों नहीं करती, कि हम खा सकते हैं, क्लाइंट से मंगवा सकते हैं, क्लाइंट भी पूछता रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़कात के पैसे हैं, तो बेहतर यही है कि ये जो हम लोग नीडी पर्सन नहीं है, तो बेहतर ही, वैसे इसमें मैंने सुना है कि खर्च कोई नहीं है, मतलब जो हिसाब किताब करते हैं ज़कात का, उनके ऊपर वो एक मसारिफ है ना ज़कात के, उनमें है, लेकिन वो उनका ज़ाहिर हर एक एथिक्स लेवल अपना अलग होता है। तो उन्होंने कहा ये चूंकि मुझे लगता है कि हम नीडी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये पैसे मेरे पे लगे। तो उनको फिर देख के, जाहिर है सीनियर को देख के जूनियर पे भी असर होता है। तो कुछ दिन हमने भी फिर नहीं इस्तेमाल किया, फिर एक दूसरा सीनियर आया, सीनियर चेंज हो गया, फिर उसके बाद उसने कहा भाई ठीक है, हमने भी कहा ठीक। तो सम टाइम डिपेंड करता है। तो ये छोटे मोटे ट्रिवियल इंड्यूसमेंट जो है, वो कह रहा है कोड ऑफ एथिक्स, इसमें हर्ज नहीं, आप नहीं लेना चाहते वो अच्छी बात है, बिल्कुल ना ले। आइडियल ऑडिटर तो वही होगा जो कि भाई पानी भी पीना है ना, मैं अपनी पानी की बोतल साथ लेके आऊंगा। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स कहता है छोटे मोटे से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो क्लियरली स्मॉल इनकॉन्सिक्वेंशियल है। जैसे इसकी एग्जांपल भी आपको बता दूं, चाय पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिस्किट में भी प्रॉब्लम, लेकिन खाना में प्रॉब्लम है। खास तौर पे अगर क्लाइंट आपको ऑफर करे ना कि बाहर किसी होटल में जाके खाना खिलाता है आपको, उसमें थ्रेट राइज होगा, वो सिग्निफिकेंट समझा जाएगा। लेकिन बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर ही जो चाय पानी है, उसको नॉर्मली हम ट्रिवियल यानी इनकॉन्सिक्वेंशियल समझते हैं। डन जी, कुछ समझ आई? अच्छा मुझे बताएं, ओवरबर्डन तो नहीं हुए? हालांकि 5 हो गए।
कौन से कंसेप्ट की वजह से ओवरबर्डन हो गए? इतना ज्यादा आपने कौन सा याद करना? क्या ये कोड ऑफ एथिक्स याद करना है? नहीं याद करना। देखिए आपने खुद ही बता, पढ़े बगैर अगर आपने 60-70% खुद से सही बता दिया पढ़े बगैर, तो पढ़ के क्या 70-80% नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। ओके चलिए ठीक, रीड कीजिएगा, एक और कर लें। सुभान अल्लाह, रहने दें, पकड़ के मारना है मुझे, रहने दें। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।